हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल में। मैं अंकित सर। आज हम लेकर आए हैं झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो आपका 10वीं की एग्जामिनेशन होने वाली है, एसएसटी का, सोशल साइंस का, दैट मीन्स सामाजिक विज्ञान का। तो उसका आज हम महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। तो आपकी परीक्षा 25 फरवरी 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो वीडियो को शुरू से लेकर मेरे बच्चे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर लिखिए। मेरे बच्चे यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चंस बताऊंगा ना, जितने क्वेश्चंस बताऊंगा, सारा का सारा क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र की बीच तुलना। ठीक है, डिफरेंस क्या है। ये संगठित क्षेत्र जो है मेरे बच्चे, यहाँ वीडियो को आप लोग अच्छा से दिख रहा होगा, ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होता है। ठीक है, मतलब संगठित में आपको सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, लेकिन असंगठित में सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब संगठित क्षेत्र में आते हैं और प्राइवेट जॉब असंगठित क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। अगला पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इसमें सरकारी नियमों को पालन किया जाता है। अगर गवर्नमेंट जॉब होगी बच्चे, तो आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब होगी, गवर्नमेंट कंपनीज होगी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, वहाँ पे गवर्नमेंट का रूल्स भी लागू होगा, है ना, सरकारी नियम भी लागू होगा, सरकारी नियम का भी पालन होगा। तो ये सरकारी नियम का यहाँ पे पालन किया जाता है। और असंगठित में इसमें सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, यहाँ रोज़गार की अवधि निश्चित होती है। ठीक है, यहाँ पे जो जॉब करना है वहाँ रोज़गार की जो टाइम है, अवधि है, वो निश्चित होता है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब दे किसी को मिला है, कोई गवर्नमेंट की अंदर काम कर रहे हैं, तो उनका जो अवधि है वो निश्चित होता है कि आपको दिन में 8 घंटा काम करना है तो 8 ही घंटा काम करना है। लेकिन यहाँ पे असंगठित में नहीं होता है, यहाँ पे 8, 10, 12 भी कभी कभी कर देता है। ठीक है, यहाँ वेतन, छुट्टी, भविष्य निधि, सेवानुदान प्राप्त होता है। यहाँ पे छुट्टी वगैरह प्रदान नहीं होता है। यहाँ वेतन भी अधिक मिलता है। मेरे बच्चे देखते होंगे आपको, आप लोग गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट टीचर हो या फिर कुछ भी हो, तो संगठित क्षेत्र के लोग पे वेतन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन असंगठित में वेतन कम मिलता है। यहाँ रोज़गार की गारंटी होती है। ठीक है, रोज़गार के यहाँ पे क्या होता है, गारंटी होती है, लेकिन यहाँ पे रोज़गार गारंटी नहीं होता। जब मर्जी करें उसको आपको निकाल देगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या कह रहा है कि जल संरक्षण क्यों ज़रूरी है। ठीक है, जल संरक्षण क्यों ज़रूरी है, जल का बचाना क्यों ज़रूरी है। बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए देखते हैं। जल संरक्षण ज़रूरी है क्योंकि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जल संरक्षण, जल को बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पानी, जल है ना, हमारी ज़िंदगी के लिए, पृथ्वी की निवासियों के लिए, जानवरों के लिए, जितने भी सजीव जीवों के लिए है, पृथ्वी के जितने भी जीव हैं, है ना, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी के बिना, जल के बिना ये संसार अधूरा है ना। जल संरक्षण से हम अपने ग्रह को भविष्य से आने वाली आपदाओं से बचा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब जल संरक्षण करेंगे तो पृथ्वी पे जितने सारी भविष्य में जो आपदा आएगी, है ना, जल दुर्लभता आएगा, जल की कमी होगी, पानी की कमी होगी, सबसे क्या होता है, हम बचा सकते हैं। जल संरक्षण के कुछ और कारण, ठीक है, कुछ और कारण क्यों जल आवश्यक है। सबसे पहले जल क्यों ज़रूरी है संरक्षण करना। जल संरक्षण से जलवायु परिवर्तन को कम किया जाता है। ठीक है, जल को अगर आप बचाते हो तो जलवायु परिवर्तन को भी कम किया जाता है। अचानक से जो ऋतु बदलता है, कभी ठंडा फिर कभी बरसात आ गया, अचानक जो जल परिवर्तन होता है वो सारा पानी की कमी से भी होता है ना। जल संरक्षण से पेय जल की बढ़ती मांग को सामना किया जा सकता है। जब हम पानी को बचाना जारी रखेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो पीने के पानी है, ठीक है, पीने का पानी, उसकी जो बढ़ती मांग है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, है ना, बढ़ती मांग का सामना कर सकते हैं। ठीक है, जो पीने के पानी का जो इतना ज़्यादा मांग है तो उसको हम पूरा कैसे करेंगे, जब हम पानी को बचाएंगे। जब हम पानी को ही नहीं बचाएंगे तो उसको पूरा हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जल संरक्षण से पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। ठीक है, जितना जल हम करेंगे उसकी जो आपूर्ति होती है वो सुनिश्चित होती है। जल संरक्षण से ग्रह के जल संसाधनों का अति प्रयोग रोका जा सकता है। ठीक है, जल संरक्षण के लिए जल बचाव करेंगे तो जहाँ तहाँ जो जल संसाधनों का जो अधिक ज़्यादा उपयोग होता है, बर्बादी होता है, उसको हम रोक सकते हैं। जल संरक्षण से समृद्ध सुरक्षित जीवन जिया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल, इटली का एकीकरण या फिर जर्मनी का एकीकरण, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक दे सकता है, ये आप लोग अवश्य कर लेंगे। ठीक है, महामंदी के कारणों का व्याख्या कीजिए, ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, ये भी सवाल आप लोग अवश्य कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, सूरत बंदरगाह
क्या कह रहा है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। कारणों की व्याख्या कीजिए। सूरत बंदरगाह मेरे बच्चे, इस बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ पे पानी जहाज़ रुकती है, जहाँ से निकलते हैं। जिस तरह से रेलवे स्टेशन होता है, ट्रेन रुकती है, ट्रेन जाती है ना। जिस तरह से हवाई अड्डा होता है प्लेन के लिए, हवाई जहाज़ के लिए, उसी तरीके से पानी जहाज़ के लिए बंदरगाह भी होता है। समझ में आ गया। तो 18वीं सदी के अंत तक, ठीक है, हाशिए पर क्यों पहुँच गया, बर्बादी पर क्यों पहुँच गया, ठीक है, सूरत बंदरगाह। ठीक है, सूरत बंदरगाह कहाँ पे है, गुजरात में है ना। तो क्यों पहुँच गया, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला पे यहाँ पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई शहरों में अपने व्यापार का केंद्र स्थापित कर लिया, विकसित कर लिया था। जैसे कह रहा है कि सूरत बंदरगाह इसलिए हाशिए पर पहुंच गया था क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटेन की जो कंपनी थी, वो अलग अलग शहरों को अपना व्यापार का केंद्र बना लिया था और उसको डेवलप कर चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार का केंद्र बॉम्बे और कलकत्ता जैसे बंदरगाह पर स्थापित किया और इसको अधिक सुविधाजनक बना दिया, जिसकी वजह से सूरत पर ध्यान कम होने लगा। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक है, ब्रिटेन की जो कंपनी थी, वो अपना व्यापार का जो केंद्र था उसको बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे बंदरगाह, ठीक है, और कलकत्ता वाले बंदरगाह पे ज़्यादा ध्यान दिया और उसको अधिक सुविधाजनक बना दिया। ठीक है, जब जहाँ पे सुविधाजनक ज़्यादा हो जाएगा तो लोग उसी तरफ जाएंगे ना। लोग कहाँ जाएंगे, जहाँ पे सुविधाजनक होगा, ठीक है, हमारे लिए इजी होगा, हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है, हमारे सोच के अनुकूल होगा, हमारे इच्छाएं के अनुकूल होगी, ठीक है। तो सुविधाजनक जहाँ होगा वहीं पे कंपनी आएगी ना, है ना। तो उसी तरीके से क्या हुआ, वहीं पे व्यापारी लोग आएंगे। उसी तरीके से क्या हुआ, सूरत बंदरगाह को छोड़ कर क्या किया इन लोगों ने, बॉम्बे वाले और कोलकाता वाले बंदरगाह को क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर दिया, है ना। इसलिए क्या हुआ, सूरत बंदरगाह पे ध्यान कम होने लगा। धीरे धीरे व्यापारी भी सूरत बंदरगाह की जगह इन दोनों बंदरगाहों से व्यापार करने लगा। यही वजह से सूरत बंदरगाह हाशिए पर पहुंच गया। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, व्यापारी लोग भी सूरत बंदरगाह से व्यापार करना बंद कर दिया और इन जगहों से क्या, कहाँ से, बॉम्बे से और कलकत्ता से करना शुरू कर दिया। तो व्यापारी लोग ही नहीं रहेगा तो हाशिए पर नहीं पहुँचेगा, अरे ज़रूर पहुँचेगा। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पर से आप क्या समझते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से विभिन्न क्यों है, अलग क्यों है। तृतीयक क्षेत्रक जो सेवा क्षेत्र कहलाता है ना, तो अन्य क्षेत्रक से, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से अलग क्यों है मेरे बच्चे। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या होता है, प्राकृतिक चीज़ों का वहाँ पे उपयोग होता है, जैसे खेती वगैरह करना, ठीक है, प्रकृति से वहाँ पे मेल भाव होता है, प्रकृति से मिलन होता है, प्रकृति से मिलान होता है, ठीक है। लेकिन जो तृतीयक क्षेत्रक है वो ऐसा नहीं है, ठीक है, वहाँ पे मानव निर्मित संसाधनों का उपयोग होता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार विभिन्न है। सबसे पहले, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्र के इस प्रकार होने की वस्तु को उत्पादन नहीं करता। सही बात है, बिल्कुल बात है कि तृतीय क्षेत्रक जो है वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है। वस्तुओं को उत्पादन कौन करता है, प्राथमिक क्षेत्रक करता है, जैसे किसान है ना, वस्तु को उत्पादन करता है। मत्स्य पालन, ये सब सारा कहाँ है, सब प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। बल्कि सेवाएँ मुहैया करवाता है, बिल्कुल सही, सेवाएँ देता है लोगों को, है ना, सेवाएँ मुहैया करवाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र ही बोलते हैं। बहुत ही आसान सा पॉइंट था। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में विकास मदद करती है। बिल्कुल सही बात है, तृतीय क्षेत्रक जो है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों के विकास में मदद करती है। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या करता है, किसान क्या करता है, खेती करता है, खेती कर लिया, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र क्या किया, उसको चावल का खेती हुआ तो उसको चावल, धान का खेती हुआ तो उसको चावल बना दिया। तो धान को खेती करके चावल बना देने से क्या देश चल जाएगा, नहीं चलेगा। इसको बेचना बहुत ज़रूरी है, इसको लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, इसका व्यापार बहुत ज़रूरी है। तो देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ती है, तृतीय क्षेत्र की ज़रूरत पड़ती है, ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, वाहनों की ज़रूरत पड़ती है ना। अब क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे, धान बहुत ज़्यादा आप लोग उपजा लिए, ठीक है, बहुत एकदम पूरा बड़े से एकदम जगहों पे उपजा लिए, एकदम बहुत बड़ा जगह था वहाँ पे आप लोग उपजा लिए। अब उसका क्या किया आप लोग, चावल की खेती, सॉरी धान की खेती की तो उसका चावल बना दिए, गेहूँ का खेती किया तो उसका आटा बना दिया। लेकिन क्या बना देने से हो जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या सेवा क्षेत्र की भी निभाता है, तृतीय क्षेत्र की भी गतिविधियाँ निभाती है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग करते क्या हैं, वो लोग ड्राइवर मुहैया करवाते हैं, वो लोग वाहनों की मुहैया करवाते हैं। तो इस क्या विकास में मदद करती है। तृतीय क्षेत्र उत्पादन प्रक्रिया में सहायता देती है। तृतीय क्षेत्र सेवाओं का उत्पादन करते हैं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन। तृतीय क्षेत्र जो है वो स्वास्थ्य डॉक्टरों लोगों को भी देता है, डॉक्टर लोगों की सेवा मुहैया करवाता है, शिक्षा, पर्यटन इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां, ये भी सवाल आप लोग अवश्य कर लेंगे। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है, ये भी आप लोग कर लेंगे। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल आखिर क्यों। चलिए देखते हैं, यह सवाल भी अंतिम नहीं है,
अभी हो रहा है शायद, हाँ। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, क्यों? मेरे बच्चे यहाँ पे मैंने जितना भी सवाल बता रहा हूँ ना, जितना भी सवाल बता रहा हूँ आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप करने के जितने बच्चे गलती कर रहे हो, आप लोग अपना बहुमूल्य क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हो, प्रश्न को छोड़ दे रहे हो। तो यहाँ पे मैं जितना भी सवाल बता रहा हूँ आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर, मेरे बच्चे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि यहाँ पर्याप्त धूप है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है। देखिए, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो धूप है ना, पर्याप्त धूप है और यहाँ पे नवीकरणीय है, ठीक है। सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कई योजना बनाया, ठीक है। सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कई योजना बनाए हैं। सौर ऊर्जा के भविष्य के लिए वजह ये है, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। प्रचुर धूप, भारत में साल भर ज़्यादातर महीने में धूप होती है, ठीक है। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग पता होगा धूप कितना रहता है, ठीक है। ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय, जिसका मतलब इसका इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है। सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय, इसका इस्तेमाल हम वर्षों वर्षों तक कर सकते हैं ना। कह रहा है सरकार की योजना है, भारत सरकार ने सौर ऊर्जा के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई है, ठीक है। भारत सरकार ने सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाओं को बनाए हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा से भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा। इसके वजह से क्या होगा? वायु प्रदूषण भी कम होगा। सौर ऊर्जा से क्या होगा? वायु प्रदूषण भी कम होगा। अगला सवाल यहाँ पे, जल दुर्लभता क्या है, इसका कारण भी लिखिए। ये भी सवाल आप अवश्य कर लेंगे। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जा सकता है, ये भी कर लेंगे। निरंकुशवाद से क्या समझते हैं, ये आखिर लास्ट क्वेश्चन हम लोग अभी कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? निरंकुशवाद का मतलब मेरे बच्चे ऐसी सरकार या शासन प्रणाली जिसमें किसी शासक के समूह के पास सत्ता का पूरा नियंत्रण होता है। मतलब क्या कह रहा है कि ये लोकतंत्र का ना एकदम विपरीत होता है। आप ये पॉइंट अवश्य लिख लोगे, ठीक है। लोकतंत्र का क्या होता है? ये एकदम विपरीत होता है। यहाँ पे क्या होता है? केवल एक शासक या एक सत्ता राज करती है। यहाँ पे कोई कंपटीशन उसका नहीं होता है, कोई दूसरा नेता उसके खिलाफ नहीं होता है। इस तरह के शासकों को निरंकुश या पूर्ण राजतंत्र बोलते हैं। निरंकुश सरकारों में सत्ता एक ही शासकों के हाथ में होती है। शासक कानून से ऊपर माना जाता है। शासक मनमाना और अत्याचार पूर्ण शासक का तहसील निरंकुशवाद कहते हैं। कह रहा है कि निरंकुशवाद में शासन एक ही शासक होता है, ठीक है। सत्ता उसी के पास होता है, पावर उसी के पास होता है और वो कानून से क्या होता है? ऊपर होता है, ठीक है। वो कानून वगैरह नहीं मानता, वो जहाँ जो बोलेगा वही कानून बन जाता है, ठीक है। और ये क्या है? अत्याचार और मनमाना पूर्ण है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निरंकुशवाद बोलते हैं। चलिए, वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कर देना मेरे बच्चे। आप लोग शेयर नहीं कर दो, ठीक है। वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना, ठीक है। आप लोग, आपका काम है शेयर करना, मेरा काम है आपको लक्ष्य तक पहुंचाना, आपका काम है समर्थन देना। फटाफट वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।